नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही है। रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी सलाह या मेरी राय आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को हमारी ओर से, यानी पूरे संस्था परिवार की ओर से। लगता नहीं है कि इस बार आपसे ऑफलाइन मिलान हो पाएगा, तो उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए होंगे और हम भी इसी कोशिश में हैं कि किसी भी तरह से आपको एजुकेशनल जो है वो कोई लॉस ना हो, यानी आपकी शिक्षा में, आपके अंकों में किसी तरह की कोई गिरावट ना हो हमारी वजह से। हालांकि यूनिवर्सिटी ने समय कम दिया है, संभवतः परीक्षाएं जो हैं वो मार्च अंत में शुरू हो सकती हैं, स्टार्ट हो सकती हैं। हर बार फरवरी एंड में स्टार्ट हो जाती है, इस बार हो सकता है कि महीने डेढ़ महीने का विलम्ब हो, लेट हो सकता है थोड़ा। तो उम्मीद यही है कि हम अपना कोर्स कवर कर लेंगे। जो नया साल आज शुरू हुआ है वो है ही, उसका नाम या उसका जो अंक है वो क्या है? 2021। तो जैसे कहते हैं ना, ये चीज़ उससे 21 ही है, 21 का मतलब उससे थोड़ी अच्छी ही है। वैसे ही हम भी उम्मीद करेंगे कि ये जो साल है ये 20 से अच्छा ही हो। वैसे तो 20 में ऐसा ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है, फिर भी हम उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए, उसकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए केवल उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे। और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी 2021 जो है वो शुरू हो चुका है। और इस कड़ी में हम आज तक जितने बिंदु पढ़ते आए हैं, हमने आज तक जितने बिंदु पढ़े हैं, उन बिंदुओं में हमारा जो भारत का इतिहास अभी चल रहा है, उस भारत के इतिहास में ही हम अगला बिंदु ले रहे हैं। और उस अगले बिंदु में हम जिस विषय पर बात करने आज शुरू करने वाले हैं, यानी आज जिस बिंदु पर आज हम बात करने वाले हैं वो बिंदु है राजपूत युग से संबंधित। राजपूत युग से संबंधित, यानी जो राजपूत काल था उसको पूरे को एक राजपूत युग के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर हम उसको राजपूत युग के नाम से ही पढ़ेंगे। तो राजपूत युग जो है वो लगभग हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य का जो समय है, वो 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य का समय ही क्या कहलाया? राजपूत काल कहलाया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के पश्चात, कब? हर्षवर्धन के पश्चात का जो समय है, हर्षवर्धन के बाद का जो समय है, यानी जिस समय हर्षवर्धन सम्राट था उसके बाद का जो समय है, उस समय को हम राजपूत काल के अंतर्गत गिन रहे हैं, यानी लगभग 7 से 12 शताब्दी के मध्य का जो समय है। और उसी को हमने क्या कहा है? राजपूत युग कहा है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि हर्षवर्धन ने पूरे भारत को, यानी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध करके रखा था। एक केंद्रीय व्यवस्था थी, संपूर्ण व्यवस्था केंद्रीय व्यवस्था थी, यानी संपूर्ण व्यवस्था जो है वो पूरा भारत एक था। लेकिन जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके पश्चात भारत का क्या हुआ? टुकड़ों में विभाजन, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे हिस्सों में इसका विभाजन हो गया, ये बट गया। और इसी वजह से जो सत्ता थी, जो शासन था, वो टुकड़ों में बट गया, यानी पूरे भारत में एक समान शासन न होकर के भिन्न भिन्न प्रकार का शासन स्थापित हो गया। और उस समय पर जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग राजा थे, सम्राट थे, शासक थे, वो जिस वंश से संबंधित थे उस वंश को क्या कहा गया? राजपूत वंश कहा गया, राजपूत वंश कहा गया। और इस राजपूत वंश में ही हम जो देख रहे हैं, या हम
जिन जातियों के विषय में मान सकते हैं, जिन जातियों का नाम हम यहाँ ले सकते हैं, उसमें हम राष्ट्रकूट को ले सकते हैं, उसमें हम चोल को ले सकते हैं, उसमें हम चालुक्य को ले सकते हैं, और इसी प्रकार इसमें पाल थे, प्रतिहार थे, जिनको हम गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। तो पाल थे, प्रतिहार थे, चौहान थे, यानी भिन्न भिन्न तरह के वंश थे, जिनको हम सभी को सम्मिलित रूप से राजपूत वंश कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस राजपूत वंश की विशेषताओं की, तो विशेषताओं में जैसे कि हम सामाजिक व्यवस्था के विषय में बात कर सकते हैं, हम धार्मिक व्यवस्था के विषय में बात कर सकते हैं, हम आर्थिक विषय के विषय में बात कर सकते हैं, हम प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 4 बिंदु मैंने लिखे हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक, इन चारों बिंदुओं में ऐसी कोई भिन्नता नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन चल रहा था या यहाँ पर जो शासन चल रहा था, जो साम्राज्य चल रहा था, वो हर्षवर्धन के पश्चात का समय है। तो हर्षवर्धन और उसके बाद में जो गुप्तकाल वगैरह आए, जो मौर्य काल था प्रारंभ में, उसके बाद जो गुप्तकाल आया, फिर हर्षवर्धन आया, तो उसके समय से लेकर के जो सत्ता चली आ रही थी या प्रशासन का एक तरीका चला आ रहा था, वही तरीका यहाँ पर अनुसरण किया गया, वही तरीका समाज में, धर्म में, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से हमने देखा या हमें देखने को मिलता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने की व्यवस्था है नहीं या बताने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बातें मुझे बतानी चाहिए वो प्रशासनिक क्षेत्र से और इस समय की कला और संस्कृति के विषय में होनी चाहिए, कला और संस्कृति के विषय में होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक पक्ष की, ये तो लगभग वैसा ही है जैसा मौर्य काल में था, जैसा गुप्त काल में था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम कहें कि सामाजिक व्यवस्था है, तो इस सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था वही है कि यहाँ पर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर सर्वोच्च जो वर्ण था वो ब्राह्मण वर्ण था, और उसके अलावा जो वैश्य, क्षत्रिय का वही काम था रक्षा करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान देना, और शूद्र जो है, यानी यहाँ पर सम्मिलित रूप से इन दोनों को शूद्र के समान मान लिया गया, निम्न वर्ग का मान लिया गया। इसी प्रकार अगर महिलाओं की दशा के विषय में बात करें, विवाह के विषय में बात करें, तो विधवा विवाह यहाँ भी प्रचलित नहीं था, विधवा विवाह यहाँ पर भी प्रचलित नहीं था। और स्त्रियों की दशा के विषय में बात करें तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उच्च थी, श्रेष्ठ थी, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं की दशा जो है वो ज़्यादा अच्छी थी, और पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं थी। फिर इसी प्रकार से अगर हम खान पान वगैरह की बात करें तो वो भी गुप्त काल, मौर्य काल के समान ही था कि यहाँ पर कह सकते हैं खान पान और रहन सहन के विषय में कि वही सब साधारण और मांस वगैरह, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे, जिसमें ब्राह्मण और जैन धर्म से संबंधित जो लोग थे वो मांसाहारी का सेवन नहीं करते थे, बाकी के लोग करते थे। मनोरंजन के विषय में अगर कहें तो संगीत, नाटक, चित्रकला या और दूसरे जो खेल है जैसे आकेट है, जुआ है, चौसर का खेल है, ये सारे खेल जो है वो उस समय प्रचलित थे। और इसी प्रकार अगर हम आर्थिक पक्ष के विषय में बात करें तो आर्थिक पक्ष में कृषि उन्नत अवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी, कृषि से आय ज़्यादा होती थी, सिंचाई के लिए नहरें वगैरह का विकास किया गया था, नहरें वगैरह थी जिनकी वजह से सिंचाई में सुविधा प्राप्त होती थी। ऐसे बिंदु हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और धार्मिक अवस्था के विषय में अगर हम बात करें तो वैष्णव और शैव 2 धर्म थे जो हम पहले देख भी चुके हैं, वैष्णव और शैव, यानी शिव के जो उपासक थे वो शैव धर्म से संबंधित लोग कहलाए, और विष्णु के जो उपासक थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित लोग कहलाए। तो कुल मिलाकर के यही है कि यहाँ पर जो 2 बिंदु हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक से संबंधित, वो लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने पहले वाली क्लासों में देखे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो हम बात करेंगे राजपूतकालीन राजनीतिक अवस्था की। किसकी? राजनीतिक अवस्था की, कि उस समय की जो राजनीतिक अवस्था थी वो कैसी थी।
तो राजनीतिक अवस्था के विषय में हम कह सकते हैं कि जैसा हमने शुरुआत में हर्षवर्धन के विषय में देखा कि हर्षवर्धन के समय में संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य था, संपूर्ण भारत एक सूत्र में पिरोया हुआ था, यानी पूरा जो भारत है वो एक था। लेकिन इस समय जो भारत है वो टुकड़ों में बट गया था, यानी अलग अलग भागों में विभक्त हो चुका था। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि राजनीतिक एकता का अभाव था, कि यहाँ पर जो राजनीतिक अवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसमें अभाव था, सभी एक सूत्र में पिरोए हुए नहीं थे, यानी पूरा देश जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और जितने भी राजपूत थे, जितने भी राजपूत राजा थे, शासक थे, वे सदैव आपस में झगड़ते थे, आपस में लड़ झगड़ कर या आपस में लड़ते थे। यानी कुल मिलाकर के वे आपस में लड़ करके एक दूसरे की शक्ति को ही नुकसान पहुंचाते आपस में, यानी पूरे भारत को उन्होंने कमजोर कर रखा था एक तरह से। और राजा जो है वो निरंकुश था। राजा कैसा था? निरंकुश। अब यहाँ पर ऊपर जो हमने देखा था मौर्य काल और गुप्त काल, उसमें भी राजा निरंकुश था, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं था, यानी उस पर नियंत्रण करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो जनता है वो भी राजा के निरंकुश होने की वजह से, राजा के स्वेच्छाचारी होने की वजह से जनता भी कैसी थी? निरुत्साही। यानी कहने का मतलब ये कि जनता को भी इस काम से कोई लेना देना नहीं था कि हमारा राजा कौन है, कैसा है, हम पर कैसा नियंत्रण कर रहा है, बस जनता को अपना जीवन यापन करना था। फिर अगर हम प्रशासन की व्यवस्था करें या प्रशासन व्यवस्था के विषय में बात करें या शासन व्यवस्था के विषय में बात करें, तो यहाँ पर जो राजा मैंने कहा कि निरंकुश था, वही सर्वोच्च सम्राट था। और यहाँ पर जो उत्तराधिकारी वाला जो नियम था वो काम करता था कि उच्च पद उत्तराधिकारी जो होगा उसमें राजा का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी बनेगा, यानी राजा के बाद उसका जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। यानी एक तरह से राजा का जो पद है वो कैसा हो गया? वंशानुगत। कैसा हो गया? वंशानुगत राजा का पद हो गया, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, तो हम उसको वंशानुगत कह सकते हैं। और जैसा मैंने ऊपर कहा कि राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, तो यहाँ पर भी हालांकि मंत्री परिषद का जिक्र आता है कि उस समय मंत्री परिषद थी जो राजा को सलाह देती थी, लेकिन राजा जो है वो इस सलाह को मानता नहीं था, यानी वो मंत्री परिषद के निर्णय में कोई रुचि नहीं लेता था। उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि जो मंत्रिमंडल है वो इस पर नियंत्रण करे। तो मंत्री परिषद का किसी तरह का नियंत्रण किस पर नहीं था? राजा पर नहीं था। सम्राट पर या राजा पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। और यहाँ पर भी प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या थी? ग्राम, जैसा कि हमने मौर्य काल में और गुप्त काल में पहले देखा है। यहाँ पर सामंतीवादी जो प्रथा है उसका विकास ज़्यादा हो चुका था। सामंत प्रथा जो है उसका विकास ज़्यादा हो चुका था, यानी यहाँ पर सामंती व्यवस्था का उदय हो चुका था और शासन जो है वो स्थानीय सामंतों के हाथों में था। यानी जो प्रांतीय शासन था, मैंने बताया कि प्रांतीय शासन गुप्त काल मौर्य काल के समान केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, फिर जिले, भुक्ति, इनके अंदर विभाजन किया हुआ था, ग्राम में विभाजन किया हुआ था। तो वैसे ही प्रांतीय व्यवस्था जो है वो किसके अधीन थी? सामंत व्यवस्था के अधीन। यानी सामंत जो है वो स्वेच्छाचारी इसमें हो चुके थे और सामंतों के पास एक छोटी मोटी सेना होती थी जिसको वो स्वयं के लिए ही उपयोग करते भी थे। और सबसे छोटी जो इकाई थी वो यहाँ पर भी क्या थी? ग्राम, जिसमें क्या होती थी? ग्राम पंचायतें होती थी जो वहाँ का प्रशासन संभालती थी। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक जो पक्ष हैं वो लगभग वैसे ही थे जैसा पहले से चला आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले मौर्य काल हुआ, फिर गुप्त वंश हुआ और उसके बाद में हर्षवर्धन जो आया उसने भी लगभग वैसा ही प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। तो उसी व्यवस्था का अनुसरण राजपूतों ने भी किया, ऐसा हमने देखा। अब अगर हम बात करें उस समय के कला और संस्कृति के विषय में कि कला और संस्कृति के विषय में उस समय क्या विकास हुआ, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उस समय कितना विकास हुआ, लोगों ने क्या क्या विकास उस समय किया। तो सबसे पहले अगर हम साहित्य के विषय में बात करें, किसके विषय में? साहित्य के विषय में अगर हम बात करें
तो देखिए साहित्य के विषय में एक तो ललित साहित्य है, ललित साहित्य। और इस ललित साहित्य में क्या बताया गया कि यहाँ पर कुछ कवि, कुछ प्रसिद्ध कवि हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनमें नाम आता है एक तो भारवी का, एक नाम आता है माघ का, एक नाम आता है श्रीहर्ष का, और इसी प्रकार से नाम आते हैं भवभूति। ये सारे उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की विशिष्ट रचनाएं लिखी, प्रसिद्ध रचनाओं का उल्लेख किया, रचनाओं की यानी अपनी जो कृतियां हैं उनकी रचना इन्होंने की। तो जैसे भारवी है, इन्होंने क्या लिखा, किरातार्जुनीयम नामक एक लेख या किरातार्जुनीयम नामक एक काव्य की रचना की, किरातार्जुनीयम नामक एक काव्य की रचना की, एक कृति की रचना की। इसी प्रकार माघ ने शिशुपाल वध की रचना की, शिशुपाल वध की रचना की। कभी मिलेंगे फुर्सत में तो इनके विषय में बात भी करेंगे, वक्त रहा तो इनके विषय में बताएंगे भी कि किसमें क्या बताया हुआ है। इसी प्रकार श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की, नैषधीय चरितम की रचना की। क्योंकि मैं क्या है कि संस्कृत विषय से ही संबंधित हूँ, संस्कृत विषय से जुड़ा हुआ अध्यापक हूँ, तो मुझे पता भी है। हालांकि इतिहास या कोई भी जो विषय से संबंधित अध्यापक होता है उसको अपने विषय के बारे में जानकारी होती है, लेकिन मैं इनकी कथा वस्तु भी आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत से संबंधित भी हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि कभी समय मिलेगा तो इनकी कथा भी हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार भवभूति ने 3 रचनाएं की, जिनमें नाम आता है एक तो उत्तर रामचरितम की, उत्तर रामचरितम या उत्तर रामचरित जिसको हम कह सकते हैं। फिर महावीर चरित, महावीर चरित। और इसी प्रकार जो तीसरी रचना इनकी है वो है मालती माधव, मालती माधव। ये मालती माधव जो है वो एक प्रणय कथा है, प्रेम कथा है। इसी प्रकार जो राजशेखर है, इन्होंने 6 ग्रंथों की रचना की। 6 ग्रंथों के नाम में जैसे बाल रामायण है, बाल भारत है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इनके अलावा कर्पूर मंजरी है जो इनकी सबसे विश्व प्रसिद्ध रचना है। क्या नाम है उसका? कर्पूर मंजरी, ठीक है। इसी प्रकार और जो कुछ रचनाकार हुए उनमें कश्मीर के प्रसिद्ध कवि हैं विल्लहन। ये कहाँ के हैं? कश्मीर के। और इनके द्वारा जो रचित रचना है उसका नाम है विक्रमांक देवचरितम, विक्रमांक देवचरितम। और विल्लहन के अलावा एक दूसरे हैं कल्लहन, ये भी कश्मीर से ही संबंधित हैं। इनके द्वारा जो रचना है उसका नाम है राजतरंगिणी। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एक विल्लहन है और दूसरे कल्लहन है जिन्होंने अलग अलग रचनाएं लिखी हैं। और एक प्रसिद्ध नाम इसमें देखने को मिलता है वो है नारायण पंडित, नारायण पंडित। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पहले मौर्य काल और गुप्त काल हमने पढ़ा उस समय में थे एक पंडित विष्णु शर्मा, जिन्होंने एक रचना की पंचतंत्रम, उसी पर आधारित एक रचना नारायण पंडित ने लिखी जिसको हितोपदेश कहते हैं। यानी जिसमें जैसे पंचतंत्रम में कहानियाँ बताई गई हैं, पशु पक्षियों को आधार बना करके कुछ कहानियाँ बताई गई है जिससे शिक्षाप्रद बातें सुनने को या सीखने को मिलती है। वैसे ही हितोपदेश में भी कुछ रचनाएं हैं जिनसे हमें अच्छे चरित्र की जानकारी प्राप्त होती है, हमारे जीवन में हमें कुछ उत्तम कार्य करने चाहिए, यानी एक तरह से समझ विकसित होने के विषय में इन्होंने इसमें रचनाएं लिखी हैं। किसने? नारायण पंडित ने। फिर आगे हम बात करें दर्शन साहित्य की। किसकी? दर्शन साहित्य की। तो दर्शन जो फिलोसफी होती है उसको हम दर्शन कहते हैं, ठीक है। तो दर्शन में जो रचनाएं की गई उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कौन सा? बौद्ध और जैन धर्म के विषय में बात करते हैं कि बौद्ध और जैन दार्शनिक जो हैं उन्होंने सबसे उच्च कोटि की रचनाएं की है, उच्च कोटि का दर्शन उन्होंने
जिसकी रचना की है वो उच्च कोटि का है, किसमें? बौद्ध और जैन धर्म के दार्शनिकों द्वारा। और इसी प्रकार कुछ अलग से दार्शनिक भी हुए हैं जिन्होंने अलग अलग रचनाएं की। तो जैसे एक शंकराचार्य का नाम आता है हमारे, किसका? शंकराचार्य का। शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया जो दर्शन है उसका नाम है शारीरिक भाष्य। क्या नाम है? शारीरिक भाष्य। और इसी तरह से शंकराचार्य के अलावा जो भास्कर है उनके द्वारा रचित रचना का नाम है कौन सा? भास्कर भाष्य। क्या नाम है? भास्कर भाष्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दर्शन के विषय में संबंधित रचनाएं हैं। और इसी प्रकार व्याकरण के संबंध में भी कुछ रचनाएं लिखी गई जिनमें नाम आता है जिनेंद्र। किसका? जिनेंद्र और शाकटायन का। शाकटायन का। तो जिनेंद्र के द्वारा जिनेंद्र व्याकरण लिखी गई और शाकटायन के द्वारा शाकटायन व्याकरण लिखी गई, यानी व्याकरण का नाम इनके नाम पर ही रख दिया गया। ये व्याकरण ग्रंथ हुए। और इसी प्रकार विज्ञान में भी गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, इनके संबंध में भी रचनाएं की गई। इनके संबंध में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए। गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद के विषय में भी कुछ रचनाएं लिखी गई, कुछ ग्रंथ लिखे गए जो कि साहित्यिक दर्शन के संबंध में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर भास्कराचार्य जो है उन्होंने एक रचना की। किसने? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने एक रचना की जिसका नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, ये इनके द्वारा लिखी गई एक रचना है। इस रचना में किसमें? सिद्धांत शिरोमणि में 2 भाग हैं, जिसका एक भाग में तो क्या बताया गया है? गणित के विषय में, और दूसरे भाग में क्या बताया गया है? ज्योतिष के विषय में। यानी सिद्धांत शिरोमणि को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक तो है गणित से संबंधित और दूसरा है ज्योतिष से संबंधित। और इसी प्रकार से नाम आता है वृद्ध भट्ट का। किसका? वृद्ध भट्ट का। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने अष्टांग हृदय, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी, जो किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के ये रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं जिनके विषय में हमने बात की। और आगे जो बात हम कर रहे हैं, आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वास्तुकला से संबंधित। किससे? वास्तुकला से संबंधित, कि उस समय वास्तुकला के क्षेत्र में क्या क्या नए प्रयोग किए गए, क्या क्या बातें की गई। तो सबसे पहली चीज तो कि इस समय में जितने भी मंदिर बनाए गए, यानी राजपूत काल में जितने भी मंदिरों का निर्माण किया गया, वो सारे मंदिर क्या हैं? कला की पराकाष्ठा को बताते हैं। यानी इससे ऊपर कला में कुछ नहीं हो सकता। कला के इतने श्रेष्ठ नमूने हैं वो मंदिर कि जिनको देख करके इंसान मंत्र मुग्ध हो जाए, जिनको देख करके एकटक देखने का मन करे, जहाँ देख करके आंखों को सुकून मिले। कुछ ऐसी रचनाएं, कुछ ऐसी वास्तुकला के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं राजपूत काल के समय के। और इसमें सबसे ज्यादा जो निर्माण किए गए वो किसके? मंदिरों का निर्माण। और मंदिरों में 3 शैलियां बताई गई हैं। 3 शैलियां कौन कौन सी? एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। ये 3 शैलियां उस समय की बताई गई मंदिर निर्माण के विषय में वास्तुकला के क्षेत्र में। जिसमें सबसे पहले जो नागर शैली है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तरी भारत से क्षेत्र से, उत्तरी भारत के क्षेत्र से संबंधित है। इसी प्रकार द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत के क्षेत्र से संबंधित है। और बेसर जो है इसके कुछ उदाहरण चालुक्यों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों से संबंधित हैं। जैसे कि चालुक्य जो है, यानी चालुक्य वंश जो था, उस चालुक्य वंश के द्वारा बनवाए गए कुछ मंदिरों के नाम इसमें आते हैं। जैसे कि एक तो बादामी का नाम आता है, बादामी का मंदिर। इसी प्रकार से पट्टकदल के मंदिर, ये मंदिरों के उदाहरण हैं जो इन शैलियों में बने हुए हैं। और वेलूर का विष्णु मंदिर,
और इसी प्रकार से केदारेश्वर मंदिर, ये सारे किस शैली पर आधारित हैं? बेसर शैली पर आधारित हैं। और द्रविड़ शैली पर आधारित जो मंदिर हैं उनमें महाबलीपुरम का मंदिर आता है जो कि कांची का है। ऐसे ही एलोरा का कैलाश मंदिर आता है। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ने जिसको बनवाया उसका नाम क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ने जिसको बनवाया एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक। और चोल नरेश राजराज के द्वारा बनवाया हुआ एक तंजौर का शिव मंदिर है। ये किस में आते हैं? द्रविड़ शैली में यानी दक्षिण शैली में आते हैं। और उत्तरी शैली में जो बात हम कर रहे हैं, उस उत्तरी शैली में उत्तर भारत की जो नागर शैली है, उस नागर शैली में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में माउंट आबू में बना हुआ एक जैन मंदिर है, देलवाड़ा के जैन मंदिर, वो विश्व प्रसिद्ध है, जिनको देखने दूर दूर से आज भी लोग आते हैं। तो ये उत्तरी भारत में ही आएगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बना हुआ खजुराहो का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो जो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। और इसी प्रकार कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भी विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये कुछ उदाहरण हैं जो इस शैली में बने हुए हैं। और खजुराहो के मंदिरों में ही सबसे सुंदर मंदिर जो है वो है कंदरिया का महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, इसकी जो उत्कृष्ट कलाकृति है वो क्या है कि इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 116 फीट। 116 फीट इसकी हाइट है। ये इसकी सबसे विश्व प्रसिद्ध एक श्रेष्ठता है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ मंदिर हैं जिनके विषय में हमने बात की, जो इस क्षेत्र की या इस समय काल की यानी राजपूत काल की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं मूर्ति कला की। मूर्ति कला, तो मूर्ति कला के संबंध में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार मंदिरों की उन्नति हुई, मंदिरों में उन्नति हुई है, मंदिरों के निर्माण में उन्नति हुई है, मंदिरों की कला क्षेत्र में उन्नति हुई है, ठीक उसी प्रकार से मूर्ति कला में भी उन्नति हुई थी। कब? राजपूत काल में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मंदिर मूर्तियाँ जो बनाई गई वो है शिव, उमा, महेश्वर, विष्णु आदि भगवानों की मूर्तियाँ इस काल में ज़्यादा बनाई गई है, इस काल में बनाई हुई पाई जाती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनाई गई वो हैं विष्णु की 24 अवतारों से संबंधित मूर्तियाँ, यानी विष्णु के 24 अवतार इस समय में बताए गए जिनकी मूर्तियाँ बनाई हुई हमने देखी हैं। इसमें दोनों ही तरह की हैं। विष्णु की जो मूर्तियाँ हैं वो खड़ी अवस्था में भी हैं और कमल आसन पर भी हैं। कमल आसन यानी कमल पर बैठे हुए विष्णु भगवान की मूर्तियाँ भी इसमें देखने को हमें मिलती हैं। और फिर अगर हम बात करें चित्रकला के संबंध में, किसमें? चित्रकला के संबंध में, चित्रकला के विषय में, तो यहाँ पर एलोरा के कैलाश मंदिर में जो बनाई गई चित्रकला है वो विश्व प्रसिद्ध है। और इस युग में अनेक शैलियों का विकास भी हुआ, जैसे गुजरात शैली और राजपूत शैली, ये दो शैलियाँ और हैं जिनका विकास, चित्र शैली का विकास हुआ है, गुजरात और राजपूत शैली, चित्र शैली। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो राजपूत काल है उस काल में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति हुई थी, जिसको हमने अभी देखा भी है कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के, कितनी वैरायटी वाले अलग अलग तरह के अलग अलग स्थानों पर मंदिर, साहित्य, मूर्तियाँ वगैरह जो हैं वो हमने देखी है, उनके विषय में जाना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुप्त काल में और मौर्य काल में कला और संस्कृति थी उससे कुछ आगे बढ़ करके राजपूत काल में कला और शैली का विकास हमने देखा। हालांकि उस समय में यानी राजपूत काल में प्रशासन को लेकर के और शासन को लेकर के इतना कुछ विशेष हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कला के क्षेत्र में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो
ये हमने जाना राजपूत काल के विषय में। राजपूत काल में क्या कुछ हुआ, कला और संस्कृति का कितना विकास हुआ, उसके धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष के विषय में हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। फिलहाल अलविदा। थैंक यू।